हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज सेम चंद्र दुरेजा और हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट इज अ बेसिकली बेसिक चैप्टर ऑफ योर कोर्स। बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो यू मस्ट नो कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है, हाउ, और कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए बनाई जा रही है। मतलब चलो वाई हो गया, हाउ हो गया, और हम किसके लिए बना रहे हैं, फॉर हुम। जब तक इन तीनों सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, किसके लिए बनाएं भाई, क्यों बनाएं, कैसे बनाएं, तब तक हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो आज के वीडियो के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉस्ट शीट क्यों। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा कि आप जब छोटे थे, अब आप बड़े हो गए हो, है ना। अब आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हो, बट जनरली अभी नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। जब आप छोटे थे 12th क्लास तक आपने जो अकाउंट्स पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे? फाइनेंशियल अकाउंट्स। आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स पहले पढ़ा था। अब आप बड़े हो गए हो तो अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स डिफरेंट कैसे हैं। अकाउंट्स वो भी था, अकाउंट्स ये भी है। अकाउंट्स वर्ड तो दोनों जगह पर सेम आ रहा है, बट जो फर्स्ट वर्ड है और जो ये दोनों में फर्स्ट वर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि अकाउंट्स हम यहाँ पर दो तरह से बना रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स। इनफैक्ट एक और अकाउंटिंग टर्म की तरह से यूज होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग जो कि हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम अकाउंट्स को दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर रहे हैं। वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी तक हम करते थे, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये तो पक्का पता होना ही चाहिए कि हमारा ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टर्म है, हमारा जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टर्म है, ये कॉस्ट अकाउंट से क्यों डिफर करता है। अभी तक बचपन से हमें जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स ही पढ़ाया गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया ही नहीं गया है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि अभी तक हम जो पढ़ते थे, क्या वो सफिशिएंट नहीं है? क्या वो सफिशिएंट नहीं है अकाउंट्स की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए? तो मन में ये सवाल आना एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमारा कॉस्ट अकाउंट्स की शुरुआत क्यों हुई। देखो, अगर आप कोई भी नया बिजनेस करते हो, थोड़ा सा सोचना, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना कि अगर आप कोई भी नया बिजनेस करते हो, नया बिजनेस मतलब आप एक फैक्ट्री लगाते हो, या फिर रिटेल का बिजनेस करते हो, चाय की दुकान लगाते हो, रेस्टोरेंट खोलते हो, XYZ कोई भी बिजनेस करते हो, उस बिजनेस के अंदर आपको अकाउंटिंग तो करनी ही होती है। लेट अस से कि आपने यहाँ पर हम लोग एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं। अब रेस्टोरेंट जो ओपन कर रहे हैं, अब हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर आपके पास जो खर्चे होंगे वो क्या क्या होंगे। थोड़ा सोचो, रेस्टोरेंट लगाने के लिए सबसे पहले तो, रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो स्पेस चाहिए। अगर आप स्पेस लोगे तो हमें स्पेस का रेंट पे करना पड़ेगा। तो कुछ भी अमाउंट ले लेते हैं, 1 लाख 2 लाख पर एनम, ऐसे कुछ भी अमाउंट हमने ले लिया, राइट। और उसके बाद रेस्टोरेंट लगाने के लिए, नए बिजनेस करने के लिए, रेस्टोरेंट के लिए स्पेस हो गया। स्पेस के अलावा और क्या चाहिए? स्पेस के अलावा हमें यहाँ पर फर्नीचर चाहिए। तो फर्नीचर लोगे या तो किराए का लोगे या आप परचेज करोगे तो डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो लेटर से ये भी खर्चा 1 लाख रुपए पर एनम का है। ऐसे कुछ भी अमाउंट कंसिडर कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक सोच के नहीं लिया है, राइट। अब फर्नीचर भी लग गया है। अब फर्नीचर लगने से क्या आपका रेस्टोरेंट चलने लग जाएगा? आंसर इज नो। इसमें एक किचन चाहिए। किचन यानी कि फर्नीचर में तो आ गया, बट फर्नीचर के साथ साथ जो आपने मशीनरी लगाई है इसके अंदर, उसमें आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पर्सन भी अपॉइंट करने होंगे, सर्विंग के लिए भी पर्सन अपॉइंट करने होंगे, यानी कि आपको वेजेस पे करनी होंगी इन वर्कर्स की, और वेजेस के ऊपर सुपरवाइजर भी रखना होगा, तो सुपरवाइजर के खर्चे भी करने होंगे। मीन्स आपको ह्यूमन रिसोर्सेज में भी अपना पैसा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होगा। लेट अस से ये भी 1 लाख रुपए पर एनम का है, ऐसे ही कुछ भी ले लिया। ठीक है, और क्या चाहिए? इसके अलावा आपको चाहिए रॉ मटेरियल।
अब रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आपको खाने पीने की सब्जियां रखनी है, आपको दाल मखनी, शाही पनीर, रोटी, XYZ बहुत सारी चीज़ें रखनी होगी। सो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आटा, दाल, चावल, चीनी, XYZ, तो वो भी लेना होगा। तो इसमें भी आपका खर्चा होगा। अब वो जो खर्चा होगा लेट अस से 2 लाख रुपीज़ पर एनम, ऐसे ही कुछ लिख दिया। अब जितने भी अच्छा, और कस्टमर आपकी दुकान तक आए तो कस्टमर को मालूम कैसे चलेगा कि आपने नया रेस्टोरेंट खोला है, या पुराना कस्टमर भी है तो भी आपकी दुकान तक वो बार बार आता रहे, ये कैसे कंफर्म होगा? इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट पर भी खर्चा करना होगा, राइट। और इन सभी चीज़ों को लेकर XYZ जो मैंने बोली हैं या जो नहीं बोली हैं, जितने भी खर्चे, तमाम खर्चे जो होंगे, इनको हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंट्स में जब रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस से रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे नहीं बस रिकॉर्ड कर दिया। वी हैव सम पर्पस। पर्पस क्या है कि यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट में हमारा पर्पस होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, जिससे कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा पर्पस होता है फाइनेंशियल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट किस लिए बनाते हैं? ताकि हम लोग बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकें। ऐसे ही होता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकें। यू मस्ट हैव अ रजिस्टर एंड पेन एंड इन योर हैंड। आप मूवी देखने नहीं बैठे हो, आप जो है यहाँ पर किसी भी तरह से एक एपिसोड, सीरियल, यूट्यूब की कोई वीडियो नहीं देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो। यू मस्ट हैव अ रजिस्टर एंड पेन इन योर हैंड। आप जो जो सुन रहे हो, जो जो आपका दिमाग कैच कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं लिखते जाओ। इससे वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज होती है, आपके दिमाग के अंदर चीज़ें याद रहती हैं, रिवाइज करने में आसानी होती है। रजिस्टर आपके लिए हमेशा हमेशा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है, लिखना है। चलिए, पर्पस क्या है? नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने का ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंट जब हम बना रहे थे तो हमारा मेन पर्पस था कि कुछ आउटसाइडर्स जो हमारे बिजनेस से बिलोंग तो करते हैं, बट हमें उनको अपने सारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। कौन कौन से ये लोग हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट है, टैक्सेस पे करने के लिए। इसके अलावा शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, बट उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है कि हमने एक क्वार्टर में, एक साल में जो है प्रॉफिट कितना कमाया है ना, क्या क्या खर्चा किया, हम कहाँ पर अपने एक्सपेंस कर रहे हैं, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सेगमेंट वाइज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, ऑल दिस वी हैव टू शो। इसके अलावा एम्प्लॉय बोनस पे करने के लिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और एक्सेट्रा, और भी बहुत लोग हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं लोन देने के लिए। तो इन लोगों को बेसिकली इन्फॉर्म करने के लिए अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये सभी के सभी लोग आपके बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, आपके बिजनेस से बेसिकली कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ इनका इंटरेस्ट है। आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करना था, जो कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कर चुके हो। ठीक है, अब हम आपसे बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स के बारे में। अब मैंने कहा आपने एक नया बिजनेस खोला है, नए बिजनेस के अंदर जो है आप ये सारे खर्चे करते हो, और ये जितने भी काम ताम आप करते हो वो कब करते हो? आप करते हो व्हेन आप करते हो बेसिकली एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, मतलब जब एक साल खत्म हो जाएगा, अगर एक साल जब खत्म हो जाएगा, जब 31 मार्च 2022, 23, 24, 25, जब ये 31 मार्च आ जाएगा, तो एक साल की कैलकुलेशंस के लिए आप बेसिकली ये तीनों चीज़ें यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, और शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सेट्रा, इनको शो भी करोगे। ठीक है, ये सब करोगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। दिस वाज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस इज नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग। ये ऐसा अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमने क्या किया। ये सब क्या सीखा हमने कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां पर हम लोग ये सारा काम करते हैं, कहां पर? इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इज इट क्लियर? अब हम आ गए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा।
अब आपका नया बिजनेस खुला है ना। अब नया बिजनेस जैसे ही खुला तो कुछ लोगों को पता चला, उन्होंने कहा कि आपके रेस्टोरेंट में हम लोग पार्टी करना चाहते हैं। अब पार्टी करने का चाहते हैं मतलब इन्होंने कहा कि वी आर 10 पीपल। तो 10 लोग हैं, 10 लोग जो हैं आपके रेस्टोरेंट में आके पार्टी करना चाहते हैं। इज गुड और बैड? गुड है ना। कस्टमर चाहिए रेस्टोरेंट को, तो और कस्टमर जो है आपके पास आ रहा है। तो रेस्टोरेंट ने कहा कि ठीक है, आप बता दीजिए आपको क्या क्या मंगवाना है और क्या क्या खाना है। उन्होंने आपको बता दिया कि दाल मखनी, शाही पनीर और परांठा नंबर 4, 5, 6 है ना। हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, मेनू चेक करते हैं, मेनू आधा घंटे तक हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या मंगवाए। अल्टीमेटली मंगाते क्या है? ज़्यादातर इंडियंस यही मंगाते हैं, या फिर डोसा, सांभर वड़ा, इडली, XYZ, राइट। उन्होंने अपना मेनू बता दिया। अब जैसे ही मेनू बता दिया, अब मेनू तो बता दिया, पर रेस्टोरेंट वालों के माइंड में ये था कि मेनू तो आ गया है, मतलब ये लोग बनाना तो शुरू कर देगा, बट इसके साथ साथ पार्टी जो पर्सन ऑर्गेनाइजर था उसने कहा कि आप ये भी बताइए कि जो हमने आपको बोला है बनाने के लिए कि इतनी दाल मखनी, इतनी शाही पनीर, इसकी प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस क्या होगा, हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे टू द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि हमारे पास जो अकाउंटिंग होती है, वो अकाउंटिंग जो होती है वो तो कब होती है? 31 मार्च 2023 को। अब 31 मार्च 2023 को मालूम चलेगा कि हमारे पास हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। मीन्स ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो सारे के सारे खर्चे हैं, सारे के सारे खर्चे मतलब कौन कौन से खर्चे? रेंट, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन, वेजेस, रॉ मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, XYZ, बहुत सारे और खर्चे। वो खर्चे कितने होंगे? जितने भी हमारे खर्चे होंगे उससे हमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे पूरे साल के अंदर हमारे टोटल खर्चे कितने हैं। और एक साल के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जितनी भी दाल बिकी हैं उसमें से एक दाल की कीमत कितनी है, एक शाही पनीर की कीमत कितनी है, एक परांठा कितना है। ऐसा जो कर रहे हैं वो किस बेसिस पर सोच रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब जो ये पार्टी का ऑर्गेनाइजर है, अब बताओ क्या आपके रेस्टोरेंट में एंटर करने करेगा, मतलब क्या एंटर करने के बारे में सोचेगा? नो, नॉट एट ऑल। व्हाई नॉट? क्योंकि उसको ऑन द स्पॉट चाहिए कि बताओ कि कितना शाही पनीर का, कितना दाल मखनी का, कितना XYZ। बट आपने ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बनाई है वो तो ईयर के एंड में ही रिजल्ट देती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ऑल दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो हमेशा जो कैलकुलेशन करके हम लोग बताते हैं, कैलकुलेशन करके निकालते हैं, वो सब कब निकालते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमेशा ईयर एंड में बनाया जाता है। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जिसमें कि एडवांस में ही, स्टार्टिंग में ही पता लगा पाएं कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, या क्या है 100% एश्योरिटी से नहीं पता लगा सकते, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 90% श्योरिटी से पता लगा पाएं कि कॉस्ट क्या है। और कॉस्ट को में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा, राइट। तो ये काम हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो नहीं है, तो ये काम बेसिकली किसका है? कॉस्ट अकाउंट्स का। सो कॉस्ट अकाउंट्स में यही हम वर्किंग करने जा रहे हैं। क्या वर्किंग करने जा रहे हैं? हम कॉस्ट अकाउंट्स में आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन एडवांस, नॉट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नो, बल्कि इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही ये अंदाजा लगाने वाले हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर ही स्टार्टिंग में ही पता लगाने वाले हैं कि अगर आपको दो शाही पनीर चाहिए, 3 दाल मखनी चाहिए, 4 परांठे चाहिए, XYZ, तो इनकी कॉस्ट क्या पड़ेगी और कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके इनका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता आप सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करोगे कैसे, है ना। तो यहां पर हम लोग पहले से ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारा जो काम है, ये जो वर्किंग है, ये कहां की है? कॉस्ट अकाउंट्स की। टू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब इसकी जरूरत क्या है? सर बिल्कुल जरूरत है। अगर आप कॉस्टिंग नहीं निकालोगे तो इसकी कैलकुलेशन करोगे कैसे? और सुनो, देखो गवर्नमेंट जो है डिफरेंट टेंडर निकालती है।
टेंडर समझते हो? टेंडर मतलब कि गवर्नमेंट को एक रोड बनाना है, एक 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का रोड बनवाना है, राइट। अब गवर्नमेंट जो है खुद तो बनाएगी नहीं, गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, टेंडर निकालेगी कि जो जो लोग रोड कंस्ट्रक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमें कोटेशन सेंड करें। क्या सेंड करें? कोटेशंस। अब कोटेशन सेंड कैसे करेंगे? मान लो कोई एक पर्सन है जो कि रोड कंस्ट्रक्ट करने में इंटरेस्टेड है। अब रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको जो है सबसे पहले तो क्या चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स तो एट द एंड ऑफ द ईयर में कैलकुलेशन होगा, है ना। फाइनेंशियल अकाउंट में तो जो हो चुका होगा वो हम लिख देंगे, दैट्स इट। फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपको याद होगा, मालूम होगा कि सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पर जर्नल एंट्री होती है, उस जर्नल एंट्री के बेसिस पर हम जो है अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, और जब हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर्म होता है। तो कोई भी रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में होने से पहले स्टार्टिंग में किस चीज का होना जरूरी है? ट्रांजैक्शन का। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि रोड 100 किलोमीटर बनानी है, आप कोटेशन दो। कोटेशन का मतलब है कि कोई ट्रांजैक्शन अभी नहीं हुई है, अब सिर्फ गवर्नमेंट ये पूछ रही है कि रोड कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जो जो इंटरेस्टेड हैं वो बताएं कि रोड आप कितने में बना पाओगे। अब एक पर्सन ने कहा 50 करोड़ में, एक ने बोला 40 करोड़ में, एक ने बोला 45 करोड़ में। XYZ सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, तो इन सभी ने अपनी अपनी कोटेशन सेंड की। अब जब कोटेशन सेंड की तो नो डाउट किसकी कोटेशन जो है एक्सेप्ट की जाएगी? जिसकी कोटेशन की जो वैल्यू है वो सबसे कम होगी, एज पर द क्वालिटी ऑफ द रोड जो गवर्नमेंट ने पहले डिमांड किया था, है ना। तो इस पर्सन ने अगर पहले बता दिया है कि 40 CR जो है ये चार्ज करेगा, तो ये 40 CR की कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करेगा या नहीं करेगा? और कैलकुलेशन जो करेगा वो कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर के एंड में करेगा या बिगनिंग में करेगा, स्टार्टिंग में कर देगा, मींस कोटेशन सेंड करने से पहले कर देगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये जो कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशन कौन करेगा? क्या ये कैलकुलेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा की जाएंगी? आंसर इज नो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी कैलकुलेशंस नहीं करती, तो ये जो है वो कहां पर किया जाएगा? इन कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स में हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस 100 किलोमीटर की जो रोड है इसकी कॉस्ट कितनी है, 30 CR, प्लस हम लोग प्रॉफिट मार्जिन कितना चाहते हैं, और उसके बाद हम बता देंगे कि हम इतने में कंस्ट्रक्शन का जिम्मा लेने को तैयार है। आर यू गेटिंग दिस? सो here in the cost accounts we are basically computing the value of sales, value of the quotation in advance means कि अभी ईयर खत्म नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग है, अभी बस एक टेंडर निकला है, उस टेंडर को फिलअप करने के लिए हम कोटेशन सेंड कर रहे हैं, या हम कोई काम को करने से पहले कॉस्ट निकाल रहे हैं कि हमारी कॉस्टिंग कितनी है, और उस कॉस्टिंग में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी। तो हमने कहा ये हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये हम एडवांस में प्रिपेयर करेंगे, एट द एंड में नहीं बल्कि एडवांस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है जी समझ में आ गया, हमें प्रॉफिट फाइंड करना हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, राइट, प्राइम ऑब्जेक्टिव तो यही है। और प्रॉफिट क्यों फाइंड, मतलब सॉरी कॉस्ट फाइंड करना एक हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है इन एडवांस। बट ये कॉस्ट फाइंड करके बेसिकली आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो? आप फाइंड कर रहे हो टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आप फाइंड कर रहे हो सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे हो। इसके अलावा एक तीसरा ऑब्जेक्टिव भी है जो कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बहुत बहुत हेल्पफुल है। और हेल्पफुल क्या है? देखो, जब भी कोई भी प्रॉफिट आइडेंटिफाई करते हैं तो प्रॉफिट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट करके, है ना। रेवेन्यू में से जितना भी एक्सपेंडिचर है, जितना भी सेल्स किया उसमें से जो कॉस्ट है अगर वो माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। और आपको ये फाइंड करने के लिए
तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेल्स माइनस कॉस्ट होता है, राइट। तो प्रॉफिट फाइंड करने के प्रॉफिट को मुझे इंक्रीज करवाना है, मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना है। हर मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या? प्रॉफिट को इंक्रीज करना, बढ़ाना। अब प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है? या तो सेल्स बढ़ाओ, या फिर एक दूसरा काम भी कर सकते हो, वो क्या? कॉस्ट को रिड्यूस करना, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। अब सेल्स को इंक्रीज करना, हर एक मैनेजमेंट, हर एक कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, वो बस प्रॉफिट को इंक्रीज करने का काम ही करता रहता है। और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए या तो सेल्स इंक्रीज करना होता है या तो कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। ये जो इंक्रीज ऑफ द सेल है, ये हमारे एक डिपार्टमेंट का काम है, दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्या नाम है इस डिपार्टमेंट का? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और जो ये कॉस्ट रिडक्शन का काम है, ये हम करेंगे मतलब कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को कंप्यूट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। कॉस्ट को कंप्यूट करने के साथ साथ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, ये भी हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा कि हम पूरे के पूरे कॉस्टिंग के अंदर कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करें, कैसे कम कर पाएं। जो भी हमारे मेथड्स होंगे, उनके थ्रू हम लोग कॉस्ट को रिडक्शन की बात करेंगे। हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम एक ऐसे क्वांटिटी निकालेंगे जिससे कि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आती है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्टिंग। सो वी विल गिव अ सजेशन टू द मैनेजमेंट कि आप ये करो जिससे कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो पाए, राइट। सो दिस इज द बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स। देखो, हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स के जो ऑब्जेक्टिव थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। अब हमारे कॉस्ट अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि हमारे जो कॉस्ट अकाउंट्स हैं क्या ये भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाए जाते हैं? आंसर इज नो। सो ये बनाए जाते हैं या तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, या फिर मिड में, ड्यूरिंग द ईयर। जनरली इनका जो यूज है वो तो ऐसे ही है, या तो स्टार्टिंग में बनाओ या फिर ड्यूरिंग द ईयर बनाओ। हाँ, एट द एंड ऑफ द ईयर, जस्ट फॉर द कंपाइलेशन पर्पस हम कॉस्ट अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। बट वो यूज नहीं है जो कि हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि फिर से अगर पूरा साल खत्म हो गया, साल खत्म होने के बाद ये सारे खर्चे आपने क्लब कर भी दिए, तो क्लब करने के बाद आप जो है एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो। जो स्टेटमेंट है वो जो यूज होगा, वो यूज हमारे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं होगा, बट उसका यूज होगा हमारे अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। पुराने फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट को अंदाजा कैलकुलेट कर सकते हैं विद सम प्लस एंड माइनस, बट हमारा यूज जो है वो अगले के लिए आएगा। तो हम फॉर द कंपाइलेशन पर्पस, जस्ट फॉर द क्लबिंग दी ऑल द कॉस्ट, हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं पूरे साल की इंफॉर्मेशन को, बट हमारा जो यूज है हमारे कॉस्ट अकाउंट्स में कॉस्ट प्रिपेयर करने का, वो या तो बिगिनिंग का है या तो ड्यूरिंग द ईयर है। ठीक है। और एक बात मैंने आपको बताई, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, यहां पर लिखवा रहा हूं, दैट फॉर होम, किसके लिए बनाए जाने हैं। आपको मैंने बताया कि हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो बनाए जाते हैं आउटसाइडर्स के लिए, जनरली फॉर द आउटसाइडर्स, जनरली फॉर आउटसाइडर्स। आउटसाइडर मतलब जो कि हमारी कंपनी से बिलोंग करते हैं। हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं और पब्लिश कर देते हैं न्यूज़पेपर में, ये रही हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस, हम लोग पब्लिश कर देते हैं। बट कॉस्ट अकाउंट्स पब्लिश नहीं किए जाते। अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल अकाउंट जो पब्लिश किए जाते हैं वो किस किस पर्पस के लिए, किस किस लोगों, कौन कौन से लोगों के लिए बनाए जाते हैं, इट विल बी मेड फॉर हाँ जी। तो हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो बनाए जाते हैं आउटसाइडर्स के लिए। आउटसाइडर मतलब
आपको मैंने पहले बताया आउटसाइडर मतलब कौन कौन से, गवर्नमेंट क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है आपसे टैक्सेस लेने के लिए। जब तक आप गवर्नमेंट को बताओगे नहीं कि आपके फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट हुआ है, तब तक वो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे हो पाएगी। और इसके अलावा शेयर होल्डर्स इसलिए क्योंकि मेनली कंपनी के जो ओनर हैं वो शेयर होल्डर्स हैं। अब शेयर होल्डर्स ने मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कंपनी में रखा हुआ है सो दैट वो कंपनी को अच्छे से रन कर पाएं। तो हाउ दे विल इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर्स एक्सेट्रा इन द कंपनी। तो शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी है। एम्प्लॉइज डिविडेंड के लिए मैनेजमेंट खुद भी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बनाती है, बैंक्स वगैरह। तो ये जितने भी लोग हैं ये आउटसाइडर्स हैं। हाँ, इनसाइडर्स भी हैं। मैनेजमेंट अगर खुद के लिए बना रहे हैं तो ये इनसाइडर भी हुआ। बट कॉस्ट अकाउंट्स आर मेनली प्रिपेयर फॉर इनसाइडर्स ओनली, मेनली फॉर द इनसाइडर्स ओनली। इनसाइडर मतलब कि यहां पर मैनेजमेंट के लिए ही बनाए जाते हैं सर। मैनेजमेंट अपने लिए बनाती है। मैनेजमेंट को किसी को बताना नहीं है कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। आपने कभी देखा भी नहीं होगा, आपको कभी पता भी नहीं होगा कि जो लैपटॉप, जो कंप्यूटर, जो माउस, जो कीबोर्ड आप यूज कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है। आपको तो सेलिंग प्राइस पता है, आपको पता है कि आपने अपने पॉकेट से कितना पे करना है। आपको सपोज एक माउस के लिए 100 रुपीज पे करने हैं तो आपको 100 रुपीज का पता है, पर यह नहीं पता कि इसमें हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट कितनी आई है। वो कॉस्ट 20 रुपए की भी आ सकती है, 30 रुपए की भी, 40 रुपए की भी, ये कंपनी को पता है। तो कंपनी जो मैनेजमेंट है ये अपने लिए प्रिपेयर करवाती है ताकि मैनेजमेंट इंटरनली ये आइडेंटिफाई कर पाए कि प्रोडक्ट को जब मार्केट में सेल आउट किया जाएगा तो वो सेल आउट कितने में किया जाएगा, क्या प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो जब हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि एक शाही पनीर जो है हमें कॉस्ट पड़ता है लड़ से, मतलब मैनेजमेंट को पड़ता है लड़ से 80 रुपए का, तो मैनेजमेंट ने इसमें 80 रुपए का अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, तो उन्होंने कहा कि एक शाही पनीर 160 रुपए का। अब ये नहीं बताना किसी को कि हमने अपना प्रॉफिट कितना रखा है, कॉस्टिंग कितनी है एक्सेट्रा, बस ये बताना है कि 160। बट इस 160 को कैलकुलेट करने के लिए ये 80 रुपीज का हमें पता होना चाहिए, है ना। सो राइट, तो ऐसे ही हमने कहा दाल मखनी। तो कॉस्टिंग का पता, जो कॉस्ट अकाउंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो मैनेजमेंट अपने लिए प्रिपेयर करता है, इनसाइडर्स के लिए, ना कि आउटसाइडर्स के लिए। ठीक है। एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि सर जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स होती थी जिसमें कि डेबिट क्रेडिट के रूल होते थे, क्या हमारे कॉस्ट अकाउंट में भी ऐसे ही डेबिट क्रेडिट के रूल हैं एक पार्ट में, बट जनरली वो ऐसे रूल नहीं है जो कि हम पूरे के पूरे कॉस्ट में यूज करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग जो है पूरे फाइनेंशियल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट के बेसिस बनाते हैं। मैंने कहा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन के बेसिस पर जर्नल एंट्री के बेसिस पर ट्रांजैक्शन होगा, फिर जर्नल एंट्री होगी, फिर अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, उसके बाद ये सब कहाँ पर होता था, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। बट अब हम कॉस्ट अकाउंट्स में हैं, तो यहाँ पर जो हम करते थे कॉस्ट अकाउंट में बिल्कुल भी वैसा नहीं है। कुछ वैसा एक चैप्टर में जरूर है, एक जगह पर जरूर है, अदरवाइज यहाँ पर हम मेनली प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि हम लोग प्रॉपर बाइफरकेट कर पाएं, हर एक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर पाएं, हम हर एक एक्सपेंडिचर की डीप एनालिसिस कर पाएं ताकि हम उसको मिनिमाइज भी कर पाएं। हम सभी के सभी खर्चों को एक एक करके डीप एनालाइज करेंगे, अलग अलग चैप्टर में डाल देंगे और उस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि कैसे हम उन खर्चों को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करने के लिए। मेनली हमारे पास दो ही ऑब्जेक्टिव हैं, पर एक तो कॉस्ट फाइंड करना और मिनिमाइज करना। दैट्स इट, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग।